गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज सॉलिड स्टेट का हमें दूसरा लेक्चर पढ़ना है। पहले लेक्चर में आपने देखा था कि सॉलिड किसे कहते हैं, सॉलिड के क्या गुण होते हैं, सॉलिड के कितने टाइप होते हैं, उस टाइप को हमने कैसे पहचाना था, उसके क्या एग्जाम्पल बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा था पहला लेक्चर में। दूसरा लेक्चर इस चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन बनता है, क्योंकि आज की क्लास में जो आप पढ़ेंगे वो अक्सर 2-3 साल पे पूछे ही जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। क्या पढ़ना है, तो आखिर आपने जो सॉलिड के जो 2 टाइप पढ़ा, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा एमोर्फस सॉलिड, तो उस क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंस होते हैं, क्या उसमें अंतर होते हैं, ये हमें पढ़ना होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 12th बोर्ड एग्जाम कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड, इन दोनों ही सॉलिड में क्या डिफरेंस होते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे ही जाते हैं, इसलिए इस सेक्शन को थोड़ा ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा। अब देखते हैं कि ये रहा हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसको आपने कहा था उत्तम क्वालिटी का सॉलिड, बेहतर ढंग से सजे होंगे इसके पार्टिकल, और दूसरा हमारा होता है एमोर्फस सॉलिड, जिसको आपने कहा था घटिया क्वालिटी का सॉलिड, बेढंगा सॉलिड। तो इन दोनों में जो डिफरेंस होते हैं वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड उत्तम क्वालिटी का सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड यानी घटिया क्वालिटी का सॉलिड। तो एक बात समझने के लिए है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के बगल में आप यहाँ पे छोटे से अक्षर में लिख दीजिए उत्तम। उत्तम मतलब बेहतर क्वालिटी का सॉलिड, और ये एमोर्फस सॉलिड है, इसका मतलब आप समझिए कि ये घटिया क्वालिटी का सॉलिड है। सॉलिड के 2 टाइप, एक उत्तम एक घटिया, एक क्रिस्टलाइन एक एमोर्फस। अब इन दोनों के डिफरेंस में सबसे पहला डिफरेंस देखिए, आपको इतना तो बताएंगे कि दुनिया के कोई भी पदार्थ जो बने होते हैं, तो जिन पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं उन पार्टिकल को कहा जाता है उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इस चैप्टर में बार बार ये शब्द आता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब है यहाँ पे समझिए बनाने वाले अवयव। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड हो या फिर से एमोर्फस सॉलिड हो, बने हैं तो किसी न किसी पार्टिकल से। अब इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट के आधार पे हम लोग क्रिस्टलाइन और एमोर्फस को अलग करते हैं। वैसा सॉलिड जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बेहतर ढंग से सजे होते हैं वो कहलाता है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्योंकि उत्तम क्वालिटी का सॉलिड है। और वैसा सॉलिड जिसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अनियमित ढंग से इरेगुलर फैशन में सजे होंगे तो हमारा बन जाता है एमोर्फस सॉलिड यानी घटिया सॉलिड। तो पहला डिफरेंस तो हमें यही लग रहा है कि पार्टिकल के अरेंजमेंट के आधार पे कहें कि अगर सॉलिड है उत्तम तो बनाने वाले अवयव का सजावट भी कैसा होगा, उत्तम, और अगर ये सॉलिड है घटिया तो बनाने वाले अवयव का सजावट भी कैसा होगा, घटिया, बेढंगा तरीके से सजा होगा। तो सबसे पहले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट के आधार पे हम दोनों को अलग कर सकते हैं कि इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो बेहतर ढंग से सजे होंगे, वेल पैक्ड पैटर्न, एक बेहतर ढंग से सजे रहेंगे। लेकिन उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो बिल्कुल नॉट वेल पैक्ड पैटर्न, मतलब बेहतर ढंग से एक दूसरे के साथ अटैच नहीं रहेंगे। तो पहले मैं पार्टिकल का अरेंजमेंट, सजावट बताता हूं। जैसे इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल देख लिया जाए कि ये मान लिया जाए एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, तो इसी के जस्ट बगल में अगर इसका एक अगला कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गया, फिर इसी तरीके से एक अगला कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसी तरीके से एक अगला कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, इस तरीके से अगला कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल डालेंगे। अच्छा, एक क्रम में एक पार्टिकल अगर सजे हैं तो ठीक इसके नीचे इसी डिजाइन का पार्टिकल फिर से हम बना देते हैं, ताकि देखने में जो हो सजावट वो बिल्कुल बेहतर ढंग से सजा हो। ऐसे बिल्कुल सेम डिजाइन का लगभग बनाने की कोशिश कीजिए जितना बेहतर हो सके, क्योंकि सॉलिड उत्तम क्वालिटी का है, इसका सजावट भी बिल्कुल उत्तम तरीके से होनी चाहिए।
ये देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल की सजावट एक नियमित ढंग से है, लेकिन यहीं पर अगर एमोर्फस सॉलिड में अगर कंस्टेंट पार्टिकल के अरेंजमेंट की बात किया जाए तो बिल्कुल बेढंगा तरीके से होगा। तो इसमें छितर बितर ढंग से, बड़ा छोटा जहां तहां बेढंगा तरीके से आप पार्टिकल को दे दीजिए, ये एमोर्फस सॉलिड के कंस्टेंट पार्टिकल का अरेंजमेंट बन जाएगा। देख लीजिए, ऐसे बेढंगा तरीके से, कोई ढंग से सजाई नहीं है। कोई पार्टिकल कहीं बड़ा है, कहीं छोटा है, कहीं जगह ज़्यादा गैप दे दिया है, कहीं जगह का कम गैप दिया है। लेकिन यहाँ पे देखिए, एक ही डिज़ाइन के पार्टिकल बार बार रिपीट हो रहे हैं। एक लेयर में जितने सारे गोले हैं, ठीक अगला लेयर में उतने ही गोले हैं, ठीक अगला लेयर में उतने ही गोले हैं, मतलब एक नियमित ढंग से पार्टिकल सजा है। तो पहला अरेंजमेंट तो आप देख करके भी बता सकते हैं कि यहाँ पे जो पार्टिकल की सजावट है, कंस्टेंट पार्टिकल चाहे एटम्स होगा या मॉलिक्यूल्स होगा या आयंस होगा, तो इसके कंस्टेंट पार्टिकल की जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल बेहतर ढंग से सजा हुआ है, जबकि इसके कंस्टेंट पार्टिकल के अरेंजमेंट जो है बिल्कुल बेढंगा तरीके से सजा हुआ है, कोई रेगुलर फैशन में नहीं है, बिल्कुल इरेगुलर तरीके से यहाँ पे सजा हुआ है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस में, एक तो स्ट्रक्चर के आधार पर मैंने डिफरेंस दे दिया, लेकिन अगर डिफरेंस अगर लिखने की मैं कोशिश करूँ तो इसका, मान लीजिए इसको अगर 0.1 दे देते हैं, स्ट्रक्चर को अगर 0.1 देते हैं तो इसका भी 0.1 बन जाएगा ये। लेकिन अगर इसका अगला पॉइंट हम बनाने की कोशिश करें तो देखिए, बताइए, एक होता है वेल पैक्ड पैटर्न, मतलब बेहतर ढंग से ठूसा हुआ। पार्टिकल जो होते हैं एकदम ठूसे हुए रहते हैं, कुचे हुए रहते हैं, एकदम भरे हुए रहते हैं। तो बेहतर ढंग से अगर पार्टिकल कुचाए हुए हैं तो बन जाएगा कौन? बेहतर सॉलिड, उत्तम सॉलिड, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन अगर बेढंगा तरीके से कोचे हुए पार्टिकल, मन मर्जी जहां तहां पार्टिकल बैठ गया है, कहीं पे गैप ही ज्यादा दे दिया है, खाली स्थान कहीं ज्यादा हो गया है, तो कहीं पार्टिकल बिल्कुल सटा सटा हो गया है, कहीं बड़ा कहीं छोटा, मतलब बेढंगा तरीके से सजा हुआ है, तो हमारा एमोर्फस सॉलिड बनेगा, घटिया सॉलिड बनेगा। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टिकल की सजावट बिल्कुल उत्तम तरीके से होंगे, और यहाँ पे पार्टिकल की सजावट बिल्कुल बेढंगा तरीके से, घटिया तरीके से होगा। तो यहाँ पे मैं पार्टिकल को सजा रहा हूँ। अब दूसरा लाइन में ये देता हूँ कि यहाँ पे लिखता हूं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी बनाने वाले अवयव, आर अरेंज्ड इन वेल पैक्ड पैटर्न। कंस्टेंट पार्टिकल्स, आप इतना तो जानते होंगे, पहले लेक्चर में देखे होंगे, कंस्टेंट पार्टिकल्स यानी बनाने वाले अवयव, और बनाने वाले अवयव में तीन ही लेते थे, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ये तीन होता था। तो कंस्टेंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड, यानी कंस्टेंट पार्टिकल्स सजे होते हैं वेल पैक्ड पैटर्न, पैटर्न यानी ढंग यानी तरीका, पैक्ड मतलब ठुसा हुआ, कोचा हुआ, भरा हुआ, और वेल मतलब बेहतर ढंग से। तो बनाने वाले अवयव जो कोचा होगा, वो जुड़ा होगा एक दूसरे के साथ, बिल्कुल बेहतर ढंग से, बढ़िया तरीके से, सुंदर तरीके से कंस्टेंट पार्टिकल अगर सजे रहेंगे तो हमारा बन जाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन यहां पे लिखेंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड in well packed pattern। यहाँ के जो कंस्टेंट पार्टिकल होते हैं, कंस्टेंट पार्टिकल में वही तीन कौन कौन? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस। तो यहाँ पे लिखे कंस्टेंट पार्टिकल्स जो भी बनाने वाले अवयव होते हैं आर नॉट अरेंज्ड, वो सजे हुए नहीं होते हैं। किस में सजे हुए नहीं होते हैं? तो वेल पैक्ड पैटर्न, मतलब बेहतर ढंग से सजे हुए नहीं रहते हैं। तो इसके कंस्टेंट पार्टिकल क्या होंगे? बेहतर ढंग से सजे रहते हैं, जबकि इसके कंस्टेंट पार्टिकल बेहतर ढंग से सजे हुए नहीं रहते हैं, क्योंकि नाम से भी स्पष्ट है कि सॉलिड अगर है उत्तम तो उसके बनाने वाले अवयव का सजावट भी कैसा होगा? उत्तम। और यहाँ पे सॉलिड अगर है घटिया तो बनाने वाले अवयव का सजावट भी कैसा होगा? घटिया। इस तरीके से रहेंगे। अब अगला पॉइंट इसका हम बनाते हैं, क्या चीज़? इसके कंस्टेंट पार्टिकल को अगर देखने की कोशिश कीजिए तो देखिए यहाँ पे तीन पार्टिकल है, और ठीक इसके आगे भी तीन पार्टिकल है, और फिर इसके आगे भी क्या है? तीन पार्टिकल है। मतलब तीन 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 तीन, इस तरीके से बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है? एक नियमित ढंग से सजा है, निश्चित प्रकार से सजा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे कंस्टेंट पार्टिकल का अरेंजमेंट माना जाएगा रेगुलर, मतलब नियमित। अगर आप क्लास आते हैं और अगर आप डेली क्लास आ रहे हैं तो माना जाता है कि ये बच्चा रेगुलर है। लेकिन आप क्लास कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं, मन मर्जी आपकी अगर चलती है,
बेढंगा तरीके से आप अगर क्लास आते हैं, कभी आए कभी नहीं आए, तो इसका मतलब आप इरेगुलर बच्चे माने जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से कंस्टेंट पार्टिकल यहाँ पे एक नियमित ढंग से सजे हुए हैं, 3 गोला 3 गोला 3 गोला 3 गोला इस तरीके से सजे हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पे कंस्टेंट पार्टिकल का सजावट बिल्कुल रेगुलर ढंग से है, जबकि यहाँ पे कहीं 2 गोला, कहीं 3 गोला, कहीं 5 गोला, कभी गोला है ही नहीं, ऐसा भी सजावट है यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे कंस्टेंट पार्टिकल का सजावट माना जाएगा इरेगुलर। तो यहाँ पे कहा जाएगा रेगुलर और यहाँ पे क्या कहा जाएगा, इरेगुलर। तो यहाँ पे लिखते हैं अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट हमारा बन जाएगा रेगुलर पैटर्न। मतलब कंस्टेंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न या रेगुलर मैनर, मतलब नियमित ढंग से कंस्टेंट पार्टिकल सजे हुए हैं। जबकि यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो कंस्टेंट पार्टिकल आपको देखने से भी लग रहा है क्या है, रेगुलर है कि इरेगुलर है, बिल्कुल इरेगुलर है, क्योंकि कहीं पे ज़्यादा गोला है, कहीं पे कम गोला है, कहीं पे गोला है ही नहीं, खाली जगह बच गया है। इसका मतलब यहाँ पे कंस्टेंट पार्टिकल बिल्कुल इरेगुलर ढंग से सजे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इरेगुलर पैटर्न, यहाँ कंस्टेंट पार्टिकल रेगुलर पैटर्न में होते हैं, जबकि यहाँ पे क्या होता है, इरेगुलर पैटर्न में होते हैं। अब देखिए चौथा पॉइंट हम लिख रहे हैं। चौथा पॉइंट अगर आप लिखेंगे तो बताइए, चौथा पॉइंट बनाने के लिए आप आसानी से इसको बना सकते हैं। देखिए इसका पॉइंट बनाना बड़ा ही आसान होता है, डिफरेंस को याद नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल डिफरेंस को समझना पड़ेगा। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लेता हूँ और उस एग्जाम्पल के गुण से हम क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड के गुणों को निकाल देंगे। आप ही बताइए, अगर आपके पास एक लोहा का रॉड दिया जाए और दूसरी तरफ आपको एक रबर का या स्पंज का या प्लास्टिक का इतना बड़ा सा रॉड बना दिया जाए, तो आप ही बताइए लोहा और रबर में, इन दोनों में आप बताइए कॉमन सेंस कि किसको मानेंगे कि बेहतर क्वालिटी का सॉलिड है। तो ऑलरेडी आपके दिमाग में आ जाएगा कि लोहा हमारा बेहतर क्वालिटी का सॉलिड है। तो इसका एग्जाम्पल हमारा बन जाता है आयरन, लोहा। और यहां पे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लिखना चाहें तो यहां पे बन रहा है रबर। आप ही बताइए, अब इन दोनों ही एग्जाम्पल से, ये कुछ नहीं, ये समझने के लिए हमारा एग्जाम्पल है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में, उत्तम सॉलिड में हमने लिखा है लोहा को, आयरन को, और यहां पे घटिया सॉलिड में हमने किसको रख दिया, रबर को। अब आप ही सोचिए कि सॉलिड अगर उत्तम, तो बनाने वाले अवयव का सजावट होगा उत्तम, पार्टिकल इसके रेगुलर रहेंगे, इसके इरेगुलर रहेंगे, इसमें वेल पैक्ड पैटर्न होगा, बेहतर ढंग से सजावट होगा, जबकि इसमें नॉट वेल पैक्ड पैटर्न, मतलब बेहतर ढंग से सजावट नहीं है, मतलब इरेगुलर ढंग से सजावट है इसका। अब आप ही बताइए, जिस टेम्परेचर पे पिघलेगा वो बनेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो बताइए, जनरली लोहा पिघलता है कम तापमान पे कि ज़्यादा टेम्परेचर पे? ऑलरेडी आपके दिमाग में आएगा ज़्यादा टेम्परेचर पे। इसका मतलब इसको पिघलाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इसका मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट कम नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, हाई होता है, जबकि रबर को पिघलाना बड़ा आसान होता है। कम तापमान पे भी रबर पिघलना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। जिस टेम्परेचर पे पिघलेगा वो उसका बनेगा मेल्टिंग पॉइंट। तो ऑलरेडी लोहा का मेल्टिंग पॉइंट यानी उत्तम सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड है उत्तम, तो बनाने वाले अवयव का सजावट होगा उत्तम, मतलब बेहतर क्वालिटी का सॉलिड होगा, यानी इसको पिघलाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है। इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, जबकि रबर को पिघलाने के लिए काफ़ी कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। आम टेम्परेचर पर भी, सिंपल टेम्परेचर पे भी ये रबर पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। तो यहाँ पे आयरन का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा और वहाँ पे रबर का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम। इसका मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई और एमोर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम। तो यहाँ पे लिखेंगे हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, और आपका यहां पे चौथा पॉइंट बन जाएगा क्या चीज, तो हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। ये कम ही टेम्परेचर पे पिघलता है, इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, और वो ज़्यादा टेम्परेचर पे पिघलता है, इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। अब अगला देखिए, 4 डिफरेंस तो इसके आ चुके हैं, 5वां डिफरेंस इसका बता रहे हैं। 5वां डिफरेंस देखिए, सॉलिड अगर है उत्तम
तो बनाने वाले अवयव को सजावट है उत्तम। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसा सजावट यहाँ है वैसा ही सजावट यहाँ है, वैसा ही सजावट यहाँ है, वैसा ही सजावट यहाँ है, वैसा ही सजावट यहाँ है और वैसा ही सजावट यहाँ है। मतलब ये सॉलिड अगर यहाँ से लेके वहाँ तक फैला रहे तो इसके किसी भी हिस्से की अगर बातें करेंगे तो हर हिस्से में इसके सजावट रहेंगे बराबर। इसका मतलब इसके कणों के बीच में मजबूती होगा बराबर, यानी इसका स्ट्रेंथ हर जगह है बराबर। इसका मतलब किसी भी हिस्से को आप पिघलाओ, इसको पिघलाने वाले टेम्परेचर का वैल्यू भी क्या होगा, बराबर। मतलब ये कहना चाहते हैं कि ये सॉलिड पे सजावट अगर हर जगह एक जैसा रहेगा, जैसा सजावट यहाँ पे है वैसा ही सजावट यहाँ पे है, क्योंकि 3 गोला 3 गोला 3 गोला 3 गोला 3 गोला हर जगह 3 गोला बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ कि जैसा सजावट यहाँ पे है वैसा ही सजावट यहाँ है, वैसा ही सजावट यहाँ है, वैसा ही सजावट यहाँ है। अगर हर जगह का सजावट है बराबर, इसका मतलब हर हिस्से का मजबूती होगा बराबर। और जब हर हिस्से का मजबूती है बराबर तो हर हिस्से को पिघलाने वाले टेम्परेचर का वैल्यू भी क्या होगा, बराबर। इसका मतलब जिस टेम्परेचर पे ये हिस्सा पिघलेगा उसी टेम्परेचर पे ये हिस्सा पिघलेगा और उसी टेम्परेचर पे ये हिस्सा भी पिघलेगा। मतलब अगर ये पिघलता है 1500 डिग्री सेल्सियस पे तो ये भी पिघलेगा 1500 पे, ये भी पिघलेगा 1500 पे, ये भी पिघलेगा 1500 पे। मतलब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब पिघलाने वाले टेम्परेचर का जो वैल्यू होता है वो एग्जैक्टली फिक्स होता है। क्योंकि अगर सजावट है हर जगह का सेम तो हर हिस्से का मजबूती होगा सेम और हर हिस्से का पिघलाने वाले टेम्परेचर का वैल्यू भी क्या रहेगा, सेम। तो इसका अगर मेल्टिंग पॉइंट रहेगा 1500 डिग्री सेल्सियस तो ये हिस्सा भी पिघलेगा 1500 डिग्री सेल्सियस, ये भी पिघलेगा 1500 डिग्री सेल्सियस। यानी जितना बड़ा ये लोहा का रॉड रहेगा उसके हर हिस्से के पिघलाने वाले टेम्परेचर का वैल्यू हमेशा 1500 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स। और जब भी किसी का मेल्टिंग पॉइंट यानी पिघलाने वाले टेम्परेचर का वैल्यू एग्जैक्टली फिक्स रहे तो उसको हम लोग लिखते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यानी फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, यानी मेल्टिंग पॉइंट निश्चित तापमान पे है। तो इसे हम लिखते हैं हैविंग शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट एकदम शार्प है, एकदम फिक्स है। लेकिन इस हिस्से की अगर बात किया जाए तो आप इसको देख सकते हैं। बताइए, सॉलिड है, घटिया क्वालिटी का सॉलिड है, अमॉर्फस सॉलिड है। तो अगर हर हिस्से का सजावट है अलग अलग तो हर हिस्से का मजबूती भी क्या होगा, अलग अलग। क्योंकि पार्टिकल तो बेहतर ढंग से सजेंगे नहीं, क्योंकि अगर इसको आप बेहतर ढंग से सजा दीजिएगा तब तो बन जाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसलिए अगर हर हिस्से का सजावट है अलग अलग, कंस्ट्रक्ट पार्टिकल का बनाने वाले अवयव का सजावट, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, जो भी पार्टिकल यहां पे रखे हैं सबका सजावट अलग अलग है। तो हर हिस्से का सजावट अगर है अलग अलग तो हर हिस्से का मजबूती भी होगा अलग अलग। और हर हिस्से का अगर मजबूती है अलग अलग, इसका मतलब हर हिस्से को पिघलाने वाले टेम्परेचर का वैल्यू भी क्या होगा, अलग अलग। तो ऑलरेडी अगर ये हिस्सा पिघलेगा मान लीजिए 150 डिग्री सेल्सियस पे, तो हो सकता है अगला पिघले 200 पे, हो सकता है अगला पिघले 300 पे, हो सकता है अगला पिघले फिर से 150 पे। तो मतलब कहने का मतलब कुछ हिस्सा पिघल रहा है 150 पे, कुछ हिस्सा पिघल रहा है 200 पे, कुछ हिस्सा पिघल रहा है 300 पे। तो बताइए इसके पिघलाने वाले टेम्परेचर का वैल्यू फिक्स रहा क्या, नहीं रहा। मतलब ये पिघलना स्टार्ट कहां से किया, 150 डिग्री सेल्सियस से, और कहां तक के टेम्परेचर में पिघला, 300 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में पिघला। इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं रहता है, इसके मेल्टिंग पॉइंट का एक रेंज होता है कि 150 से लेकर के ये 300 के टेम्परेचर के रेंज में ये सॉलिड पिघलेगा। इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। ये मेल्ट तो करता है लेकिन ये पार्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं करता है। इसके मेल्टिंग के लिए एक टेम्परेचर की रेंज की आवश्यकता पड़ती है, एक टेम्परेचर का ऑर्डर चाहिए कि इतना से लेकर के और इतना तक के टेम्परेचर में ये पिघलेगा।